नमस्कार, मैं हूं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे। आमतौर पे हम यहां पर बहुत सी राजनीतिक चर्चाएं करते हैं। विधायक भी आए तो उनसे भी बात कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी चर्चा होती है भदोही के विकास लेके, लेकिन आज हमारा मुद्दा भदोही का विकास या कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है, बल्कि हम भदोही के भविष्य की बात कर रहे हैं। आज राजनीतिक भविष्य की, सामाजिक भविष्य की। हमारे साथ हैं युवा नेता डीएम सिंह गहरवार। डीएम सिंह गहरवार न तो कोई अपराधी हैं, न तो बाहुबली हैं, न तो पैसे के दम पे। इन्होंने अपनी जो राजनीतिक पकड़ बनाई, राजनीतिक पहचान बनाई, अपनी मेहनत से बनाई है। क्योंकि छात्र जीवन से ही ये समस्याओं के प्रति मुखर रहते थे, अपनी आवाज़ उठाते रहते थे। तो आज हम बात इसी मुद्दे पे करेंगे कि डीएम सिंह राजनीति में आए कैसे। डीएम सिंह गहरवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आभार बहुत। आमतौर पे जब युवा कॉलेज में जाता है, पढ़ता है, या तो उसके जैसे माता पिता वो भी अपेक्षा रखते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर जो है कुछ बनेगा, कहीं सर्विस करेगा, कोई व्यवसाय करेगा, आगे बढ़ेगा, परिवार का पेट पालेगा। ये सारी चिंताएं रहती हैं, हर माँ बाप को रहती है। आपके परिवार वालों ने भी सोचा होगा। लेकिन जब आप कॉलेज में गए पढ़ने के लिए, तो वहाँ से आपने छात्र जीवन से ही राजनीति की सोच, ये कैसे आपके मन में आया कि हम जो है राजनीति में ही जाएंगे? देखिए, जब हम इंटर में पढ़ रहे थे उस दौरान ही हमारे दिमाग में ये था कि चूंकि हमारा नाम डीएम सिंह है, तो कक्षा 4 के बाद जब बोर्ड का फॉर्म भरा जा रहा था कक्षा 5 में, तो उस दौरान हमारे गांव में हमारे जिले के कलेक्टर आए थे। तो उनके साथ बहुत सारे पुलिस वाले थे, सब थे, प्रोटोकॉल था। तो दादा के साथ मैं वहां गया था। तो हमने दादा से कहा कि ये तो डीएम है, तो इनके साथ इतनी पुलिस, मैं भी तो डीएम हूँ। तो कहने नहीं, तुम नाम वाले डीएम हो, ये काम वाले डीएम है। तो उस दौरान मेरे दिमाग में ये आया कि कक्षा 5 का उसी समय बोर्ड का फॉर्म भरा जा रहा था। तो मुझसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या होगा, जनार्दन सिंह या डीएम सिंह? हमने कहा नहीं, जनार्दन सिंह नहीं होगा, हम केवल डीएम सिंह होंगे। कहें क्यों? हम कहा चूंकि मुझे डीएम बनना है। ये लक्ष्य मैं कक्षा 5 में ही निर्धारित कर लिया था। नहीं, तो ये बताइए, जैसे डीएम आमतौर पर लोग समझते हैं डीएम सिंह कोई और नाम है, शॉर्ट नेम है आपका, तो क्या है, शॉर्ट नेम है या डीएम सिंह ही नाम है? नहीं, केवल डीएम सिंह मेरा नाम है। यही लक्ष्य जब आपने किया था कि हम डीएम बनेंगे, तो फिर डीएम बनते बनते आप राजनीति में कैसे आ गए? आईएएस की तैयारी नहीं की है? बिल्कुल, मैं तैयारी भी किया, यहाँ नेशनल इंटर कॉलेज में इंटर किया, फिर यहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीएमपी कॉलेज में मैं ग्रेजुएशन प्रारंभ किया। उस दौरान मैं जीएस वर्ल्ड और अध्यय आईएएस में प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी भी मैंने किया। और 2016 में मैं प्री क्वालिफाई के बाद में मेंस भी लिखा, 2016 की बैच में। छात्र राजनीति में आने के पीछे एक सबसे बड़ा मकसद मेरा रहा। जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में के सीएमपी कॉलेज में, चूंकि वो सबसे विवादित कॉलेज माना जाता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, और एशिया का सबसे बड़ा वो डिग्री कॉलेज है आज भी, तो वो विवादित कॉलेज था। और मैं जब वहाँ गया एडमिशन कराने के लिए, तो वहाँ की दुर्व्यवस्थाओं को हमने देखा और माफियागिरी, मतलब गुंडई को देखा। तो हमें लगा कि एक छात्र जहाँ पढ़ते हैं, जो शिक्षा का मंदिर है, वहाँ इस प्रकार के आपराधिक दृष्टिकोण की मानसिकता के लोग यहाँ स्थापित हो रहे हैं, तो हमें कुछ न कुछ परिवर्तन करना चाहिए। और चूंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो राजनीति शास्त्र में अरस्तु फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहे जाते हैं। अरस्तु ने एक विचार लिखा था कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। अगर वो समाज में नहीं रहना चाहता या समाज उसे अच्छा नहीं लगता, तो वो पशु है या देवता है। तो if we are a social person, then it's our responsibility how we can manage the society and we want to change the definition of politics. ये हमारा हमेशा उसे उद्देश्य रहा है कि राजनीति की परिभाषा बदलना है, और समाज के दिमाग में जिस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा राजनीति के प्रति है, कि राजनीति में वही व्यक्ति स्थापित होगा जिसके पास दिखावा करने का, जिसके पास आपराधिक इतिहास हो, और कह सकते हैं कि पूंजीपति हो। नहीं, आमतौर पे तो रास्ता वही बनाते हैं ना लोग कि पहले हम जो है अपराध करें, माफिया बन जाएं, मेरा नाम हो जाए, इसके बाद जो है कुछ अच्छे काम करके अपनी छवि को सुधारें और माननीय बन जाएं। खैर, हम उस मुद्दे पे बात ही नहीं करेंगे। हम बात जो है आज के युवा जनरेशन की कर रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि आप कह रहे हैं कि जब हम कॉलेज में गए, वहाँ से जो है हमारे अंदर आया कि हम जो है आवाज़ उठाएं, राजनीति करें। लेकिन मैंने तो ये भी सुना है कि आप नेशनल इंटर कॉलेज में जब पढ़ते थे और उसमें जब प्रबंधकीय कमेटी से कोई आता था जांच करने के लिए
जब पूछता था, आपका क्लास में बैठे रहते थे, कोई समस्या नहीं है, तो आप टीचर तक की शिकायत कर देते थे कि जो है खड़े होके ये ऐसे नहीं पढ़ाते, वैसे नहीं पढ़ाते, सुनते नहीं, ये भी करते रहे हो? बिल्कुल, हमारे अंदर पहले से एक निर्भीकता थी और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। उस दौरान एसेंटर कॉलेज में MDM को लेकर के, मिड डे मील को लेकर के एक बड़ी व्यवस्था चल रही थी। तो उस दुर्व्यवस्था के खिलाफ हमने तत्कालीन प्रबंधक आदरणीय अजीत सिंह बघेल जी को पत्र भी लिखा था और उन्होंने उस पर कार्रवाई करते हुए हमें MDM का प्रभार भी दिया था उन्होंने कुछ टाइम तक के लिए। और मैं MDM का भोजन जब चेक करता था तब वो खाना बढ़ता था बच्चों में। बच्चों की भी शिकायत थी कि भैया हमें 2 रोटी मिलता है, तीसरी रोटी मांगते हैं तो नहीं मिलता, तो हमने शिकायत कर दिया था। तो शुरू से ही एक हमारे अंदर प्रणति रहा है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, और वो हमसे बर्दाश्त नहीं। यूनिवर्सिटी के टाइम में भी हमने ये देखा वहाँ की व्यवस्थाओं को। तो उस दौरान मैं एक संगठन तैयार किया था, प्रगतिशील छात्र परिषद के नाम से। प्रगतिशील छात्र परिषद का संस्थापक मैं रहा और बना करके 1400 मेंबर हमने बनाया था और कई डिग्री कॉलेजों में ADC और ईश्वर शरण और CMP मिला करके। तो उस दौरान मैं जब संगठन वो चालू किया तो मैं एक पत्रिका भी संचालित किया जिसकी नाम समीक्षा नाम से एक पत्रिका मैंने संचालित किया, क्योंकि हमारे कॉलेज में कोई पत्रिका नहीं होती थी उस दौरान। तो हमें लगा कि जो बच्चा बोल नहीं पाता वो लिख अच्छा पाता है, और जो लिखने वाला व्यक्ति होता है उसको भी वो स्टेज मिलना चाहिए कि अपनी बिल्कुल। अपने मन की बात वो लिख करके शेयर करे। तो हमने पत्रिका संचालित किया और बच्चों से चंदा लगा करके, और कुछ प्रोफेसर भी रहे उसमें, डॉक्टर महेश सिंह, डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी, KC श्रीवास्तव जी जैसे महान व्यक्तित्व थे, उन्होंने चंदा भी दिया और हमने वो पत्रिका संचालित किया। नेतृत्व करने की क्षमता जो है बचपन से ही आ गई थी अंदर। हाँ जी। अच्छा, छोटे से रहे होगे, प्राइमरी में पढ़ते होगे गांव में, वहाँ भी कुछ ऐसा नेतृत्व किए हो खेल कूद में? बच्चों में मारपीट करते थे? नहीं, मैं गाना में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था और मेरी आदत थी कि आप मुझे खाना मत दीजिए, मुझे कपड़ा मत दीजिए, लेकिन मुझे मंच जरूर दीजिए। मंच के शौकीन शुरू से ही। तो मेरी आदत थी कि अगर क्लास में छुट्टी होने से पहले एक बार मैं गाना क्लास में जरूर गाता था, और फिर वंदे मातरम होता था छुट्टी के बाद, तो असेंबली में भी मैं गाना गा करके ही अपना कार्यक्रम समाप्त करता था। तो मेरी आदत थी कि मंच का मैं कौन सा गाना? कुछ भी ऐसे भोजपुरी में और कुछ भजन टाइप। एक लाइन सुना दो, एक लाइन सुना दे, गाना के शौकीन, एक लाइन सुना दो फिर। उस समय मैं गाता था कि भाई एक छोटा सा, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ हमने एक गाना निर्माण किया था और कहीं से सुन करके उसको बनाया भी था। तो देशभक्ति गीत था कि पाक से न भेज है, पाक से न भेज तू मुर्गी का बच्चा, हिंदुस्तान हवी खाई जाई तो हरा के कच्चा। क्या बात है, क्या नहीं तो आवाज तो अच्छी है जी। संगीत में भी ट्राई मार सकते थे कि चले हम जाएं, संगीत के क्षेत्र में चले जाएं। भगवान ने हाइट भी अच्छी दी थी, तो फिल्म लाइन क्यों नहीं पकड़ ली जब आवाज थी तो? भैया नहीं, चूंकि मेरे मन में एक ही व्यवस्था था कि मैं कलेक्टर बनूं और सिविल सर्विसेज में प्रारंभ किया। और यहाँ नेशनल कॉलेज में भी जब मैं आया तो कई स्टेज को मैंने परफॉर्म किया, भाषण प्रतियोगिता में भी कई मंचों पे मैंने वो फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया, और संगीत में भी कवि सम्मेलन में भी मैंने प्रतिभाग किया था। तो उस दौरान महाकवि भूषण में बना था। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलता है, भूषण भनत नाद विहद नगारन के नदी नद मद गए वरण के लता है, आयल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उछलता है, और तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिम थारा पर पारा पारा वारी होता है। इस प्रकार का मैंने वहाँ परफॉर्मेंस किया था और उसमें भी फर्स्ट प्राइज पूरे मंडल में मुझे मिला था, तीनों जनपद में, मिर्जापुर और भदोही मिलाकर। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भागीदारी जो है एक्चुअल निभाते रहे। छात्र राजनीति से जब आए जो है सामाजिक रूप से राजनीति करना शुरू किए, यहाँ पे क्या देखा कि मतलब भदोही में अपने क्या व्यवस्था नहीं है और किस तरीके से क्या सोच थी कि हम जो है यहाँ पर राजनीति करेंगे तो हम कुछ बदलाव लाएंगे, कुछ तो सोच रही होगी ना? ऐसा था भैया कि जब मैं छात्र संघ का वहाँ चुनाव लड़ा था तो उस दरमियान हमारे खिलाफ बहुत से ऐसे प्रभावशाली स्टूडेंट चुनाव लड़े थे। वो स्टूडेंट क्या सोशल व्यक्ति थे, वो चुनाव लड़े और मैं प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा था तो साइकिल से प्रचार करता था।
और प्रचार करके फिर अपना क्लास लेकर के अपने रूम पे जाता था। तो मतलब कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमने कहा ना कि राजनीतिक परिभाषा बदलने का जो हमने प्रणति अपनाया, वो वहीं से ही कि आडंबरीकृत राजनीति को समाप्त करना था। जब छात्र संघ की चुनाव की शालीनता को हमने सिद्ध किया और वहां मात्र 7 वोट से मैं चुनाव हारा था, उसके बावजूद भी मैं कार्यवाहक अध्यक्ष रहा वहां। तो फिर जब क्षेत्र में मैं आया तो होती पारिवारिक समस्याओं से थोड़ा सा ग्रसित था। उस दौरान कुछ ऐसे लीडर हमारे यहाँ प्रभावशाली लीडर थे जिनके यहाँ अपनी समस्या लेकर के मैं गया था। हमारे राजनीति में आने का मुख्य जो जरिया रहा, उसके पीछे कारण यही है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, छात्र संघ का चुनाव लड़ने के बाद भी मैं सिविल सर्विसेज का प्री क्वालिफाई किया था। 2015 में अध्यक्षीय का चुनाव लड़ा और 16 में मैं उसके लिए वो किया था। 2017 में 12 दिसंबर 2017 को मैं यहाँ जिले में आया। तो कुछ पारिवारिक समस्याएं थी जिसको लेकर के किसी लीडर के पास मैं गया, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, प्रभावशाली लीडर थे। तो सुबह 7 बजे इसलिए गया कि नेताजी पहले मिल जाएंगे हमको, तो हमारी समस्या सुन लेंगे, नहीं कहीं चले जाएंगे। और घर वाले भी कहे सुबह सुबह जाओगे तभी, नहीं तो नहीं मुलाकात होगी। 7 बजे गया तो फिर वहां मालूम पड़ा कि अभी आधे घंटे बाद मिलेंगे। फिर पूछा गया आधे घंटे बाद, तो ये हुआ कि अभी नेताजी उठे हैं। फिर वो फ्रेश हो रहे हैं, आधे घंटे के अंतराल पे मैं पूछता रहा, नहा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, खा रहे हैं। वो निकले 11 बजे, है ना, 11 बजे निकले और लगभग हमारे साथ के वहाँ बहुत से ऐसे फरियादी रहे जो सैकड़ों की संख्या में वहाँ थे। अच्छा, और वो वेट कर रहे थे। हाँ, वो वेट कर रहे थे और सब लोग भाई परेशान थे कि नेताजी निकले। और जब वो निकले तो वो जनता से न मिल करके वो सीधे अपने गाड़ी की तरफ बढ़े। गाड़ी बड़ी घुमा करके सब खड़ी कर दिए। जब ते हुआ अब निकल रहे हैं तो सब खड़े हो गए, सब एक्साइटेड हो गए कि अब मुलाकात हो जाएगी, अब मिलेंगे। कौन सी थी? हो गया भाई गाड़ी नहीं बताना चाहते कि गाड़ी बता दोगे लोग समझ जाएंगे। हाँ, जाने स्वाभाविक है ना। तो वो घूम करके जब खड़ी हो गई तो फिर मालूम पड़ा नेताजी निकलेंगे। हम लोग एक्साइटेड हो गए कि अब मुलाकात हो जाएगी, सब खड़े हो गए। तो फिर वो जब निकले तो डायरेक्ट गाड़ी की तरफ, तो सब दौड़ते हुए गए, सब पैर छूने लगे उनका। तो मैं भी खड़ा था तो मैं भी पैर छू और हाँ बताओ बताओ बताओ, सबका लिए वो लेटर जिसकी जो समस्या है, हाँ नोट कर लो इनका। किसी का हैंड पंप रहा, किसी का कुछ भी रहा, जो भी रहा, हमारा मामला था। हाँ तुम बताओ। तो हमने अपना विषय रखा। हाँ जल्दी जल्दी बताओ, ये एक लाइन में बताओ, इतना घुमाओ फिराओ मत। हाँ ठीक है, ये नोट करा दो, वहां नोट करा दो, फिर हम मिलते हैं, दिखवा लेते हैं। वहां से वही नोट कराने के बाद फिर वहां निकल गए। यानी 5 घंटे का इंतजार 5 मिनट में समाप्त हो गया अपनी बात को। जो व्यक्ति, जैसे सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर के पास व्यक्ति जब जाता है तो उसका प्रयास मरीजी का होता है कि अपनी पूरी बात, अपने पूरा रोग को मैं बता दूं, क्या क्या कष्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आधा रोग तो उसका खत्म हो जाता है डॉक्टर के सुनने के उपरांत ही। अब जब हमारी बात को नेताजी सुने नहीं तो हमारी समस्या का समाधान कैसे करेंगे? स्वाभाविक है। हम 3-4 दिन तक लगातार उनके यहाँ दौड़ते रहे, हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। यहाँ तक कि सुन भी नहीं पाए। फिर रात में हम उनके यहाँ गए तो भी मुलाकात नहीं हुई। अब टाइम ज्यादा हो गया, मुलाकात नहीं होगी, जाओ सुबह आना, 8 बजे आ जाना। फिर 8 बजे पहुंचे, फिर वही हालात रहा, नेताजी पूजा पाठ, नहाना खाना। हमारे दिमाग में ये गया कि व्यक्ति तो उतनी ही दिमाग इनके पास भी है, वही पैर, वही हाथ, वही शरीर, वही सब कुछ है। ये नेतृत्व कर सकते हैं, इनके यहाँ ये भीड़ लग सकती है, लोग उपेक्षित हो रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो एजुकेटेड। नेता कैसा होना चाहिए? एक प्रतिनिधि नेता कैसा होना चाहिए? देखिए भैया, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति सिद्धार्थ जैसा होना चाहिए। महाराज सुद्धोधन का पुत्र सिद्धार्थ, उसके जैसा होना चाहिए। जो जनता की बहुत सी व्यवस्थाओं में पला व्यक्ति भी जनता की समस्या को, दर्द को समझ करके और उसकी स्थिति को भांपने के बाद उसी स्थिति में जीने का प्रयास करे, वही वास्तविक राजा। नेतृत्वकर्ता अकबर के जैसा होना चाहिए। अकबर महान क्यों कहे गए? द ग्रेट अकबर क्यों कहा गया? इस वजह से कि वो व्यक्ति राजा होते हुए अपनी गद्दी को छोड़ करके जनता के बीच में टहलता था, समय बिताता, लोगों की समस्याएं सुनता था, इसलिए वो द ग्रेट वो हुए अकबर। तो नेतृत्वकर्ता जो होता है वो उसको अपनी भौतिक सुखों का त्याग करना पड़ता है। हम सीख लें, वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रणति है, जो व्यवस्था है, उनसे सीख लें
कि वो व्यक्ति अपने वेशभूषा को और अपने रहन सहन को कभी परिवर्तित नहीं किया। वो व्यक्ति असली नेतृत्व करता होता है। जनता के पास बहुत से कष्ट हैं। हम आजादी के 75 वर्ष से अधिक हो गया हम लोगों, और आज तक की ये व्यवस्था रही कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हमारा देश बहुत विकास किया, हम कई क्षेत्रों में अग्रणी हैं, लेकिन मूलभूत आवश्यकताओं में आज भी हम पीछे हैं। कारण क्या है कि भदोही, अच्छा कारण क्या है ये तो बाद वाली बात, हम बाद में इसको करेंगे। आप ये बताइए भदोही में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ, जिसके कारण जो है भदोही विकास नहीं कर पाया? ये तो देखे होंगे ना टलते। देखिए, सबसे बड़ी समस्या, आप जब से मैं राजनीति में आया हूं, वो चिकित्सा की समस्या रहा है, स्वास्थ्य से रिलेटेड मेडिकल फैसिलिटीज। आप जानते हैं जब मैं अपना दल का जिला अध्यक्ष हुआ, उस दौरान 4 अक्टूबर 2018 को मेरे साथ एक घटना हुई महाराजा बलवंत सिंह चिकित्सालय में। हम उस दुर्व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई प्रारंभ किए थे। वहां हम 8 बजे जब पहुंचे थे सुबह एक्सरे कराने अपना, तो कोई मौजूद नहीं, वहां कोई मौजूद नहीं था, ये पूरा जिला जानता है। उस पे मैंने खिलाफत किया, उसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। चिकित्सकीय व्यवस्था, मेडिकल फैसिलिटीज का पोल खुला आपके जिले में जब दुर्गा पूजा अग्निकांड हुआ। मेडिकल फैसिलिटीज का पोल पूरे देश का खुला जब कोरोना काल आया। कोरोना काल आया, बिल्कुल। आपके जिले में आज भी ऐसे बहुत से ऑक्सीजन प्लांट हैं जो लगने के बाद आज भी बंद हैं, वो चल नहीं रहे हैं। बहुत सी ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज जो सरकार देती है वो हम सभी को नहीं मिल पाता। स्वास्थ्य तो प्रथम है, शास्त्र के अनुरूप भी, और व्यवस्था सरकार का जो योजना रहा उसके अनुरूप भी स्वास्थ्य प्रथम होना। इसके लिए दोषी कौन है आखिर? क्या यहाँ के जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, क्या अपनी आवाज पहुंचा नहीं पा रहे हैं उचित माध्यम तक? हमने कहा भैया, जो व्यक्ति भौतिक सुखों का वहन करने वाला व्यक्ति होगा और वो जनता की दुर्व्यवस्थाओं का सामना नहीं किया होगा, वो कभी आवाज नहीं उठाएगा। निसंदेह ये दुखद है कि हमारे ही जनपद में लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति और जमीनी स्तर पे काम करने वाले व्यक्ति प्रतिनिधि नहीं हो पाते। आज उसी की देन है, कुछ समय पहले जो हुए थे उसी की देन है कि हमारा जिला बनारस से अलग हुआ और जिला कहीं ना कहीं कुछ तो विकसित हुआ। ठीक, मान लीजिए अगर आपको चांस मिला, आपको अगर चांस मिल गया कि आप कल किसी जिम्मेदार पद पे पहुंच गए, सांसद हो गए, विधायक हो गए, तो आपकी क्या योजना है, कैसे आप परिवर्तन, और उस ऐसी योजना बताइए जिससे कि विपक्ष आज कहता है कि लोकतंत्र बचाना है, लेकिन लोकतंत्र कैसे बचाना है आज तक किसी को नहीं पता। ये किसी ने नहीं बोला कि लोकतंत्र बचाएंगे कैसे। हाँ, वो लोकतंत्र बचाने का मतलब मोदी को हटाना है, बस भी 2 ही नारा है उनका, तो जनता नहीं विश्वास कर पाती। आपके पास ऐसी क्या योजना है कि आप किसी प्रतिष्ठित पद पे पहुंचेंगे तो आप परिवर्तन लाएंगे? क्या सोचा है आपने? कुछ तो होगा दिमाग में ना, राजनीति में आए हैं तो। बिल्कुल, मैं निर्वाचित प्रतिनिधि न होते हुए भी हम 2018 से गांवों की पदयात्रा किए और लगभग 187 गांव में हमने पदयात्रा किया। और पदयात्रा केवल राजनीतिक पदयात्रा नहीं रहा, उसमें हमने चौपाल लगा करके लोगों की समस्याएं, मतलब जो आज वर्तमान सरकार चला रही है, आपकी सरकार आपके द्वार, यह कार्यक्रम चल रहा है ना, ग्राम चौपाल लगाना। हम अगर कुछ बने भी और नहीं भी बने तो भी हमारी जिम्मेदारी ये है, और इसी विषय पे मैं काम भी करूंगा, कि वास्तविकता है कि जो प्रतिनिधि घूम घूम करके वोट इकट्ठा कर सकता है मांग करके ना, तो वो जरूर व्यवस्थाओं को और सुविधाओं को बांटने भी घर घर जाए। ये उसकी जिम्मेदारी है। एक भी व्यक्ति अगर असंतुष्ट है, भाई राम राज्य में भी बहुत लोग असंतुष्ट रहे, ये तो मानव राज्य है, इसमें भी बहुत लोग असंतुष्ट होंगे, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिससे परिवार चल रहा है लोगों का, वो बहुत आवश्यक योजनाएं और व्यवस्थाएं हैं, तो उसको देना और आवंटित करना ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। ये उसी लिए चुने जाते हैं। एक बात और, जैसे विधायक अगर हमारे क्षेत्र का निर्वाचित होता है तो वो पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात उठाता है, वो अकेला विधायक नहीं बोलता। अगर सदन में कुछ मांगता है तो वो विधायक नहीं बोल रहा है, वो उस विधानसभा की समस्त जनता बोल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एकलौता व्यक्ति नहीं होता, वो संपूर्ण जनता होती है। तो आप अगर प्रतिनिधि हो गए तो आप में प्रतिनिधि होने के बाद आडंबर और गनर मत दिखाओ भाई, जनता को भौकाल मत दिखाओ, चूंकि वो भौकाल की साज सज्जा जनता ही आपको दी है ना।
और आप किससे असुरक्षित हैं हमको बताइए। उस जनता से जिससे आप वोट मांगे हैं, या उस जनता से जिसका पैर छू करके आप उसके चरण का धूल अपने सर पे लगाए हैं? आप किससे असुरक्षित हैं? किसको आप अपना गन और गनधारी बॉडीगार्ड दिखा रहे हैं भाई? ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जो आडंबरीकृत राजनीति करते हैं, दिखावा करने की जो प्रणति और प्रथा चल चुकी है, और सब ज्यादा उससे ग्रसित भदोई है, उस व्यवस्था से ग्रसित भदोई है। कोई एक व्यक्ति राजनीति प्रारंभ करता है तो पहले 4 ठो गनर रखता है, और उसको भी लोग तवज्जो देते हैं। आपको मैं बताऊं, सरकार ने कुछ महीनों के लिए हमें गनर दिया था। उस समय एसपी रामबदन सिंह जी थे, हमें गनर प्राप्त हुआ। उस दौरान मेरा लिट्टी चोखा का कार्यक्रम बढ़ गया था, निमंत्रण। अच्छा, लोग बुलाने लगे थे। हाँ। कि गनर लेके आइए जो है। तो लोगों ने मतलब लोगों में भी ये भाव था ना कि व्यक्ति हमारे यहाँ आएगा तो गनर लेकर के आएगा, उसका भावकाल बनेगा। जनता की भी मेंटेलिटी है, और विशेष युवाओं की ये मेंटेलिटी है कि वो उसी व्यक्ति को तवज्जो देते हैं जो उसका भावकाल उसके पटीदार के सामने बढ़ा दे। ये परिवर्तन होना चाहिए। आमतौर पे दिखावा जो होता है, बिल्कुल ये होता चाहिए। ये प्रतिनिधि भी करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जनता की वास्तविक मेंटेलिटी है, इसको भी परिवर्तित करने की आवश्यकता है। फिर मैं कप्तान साहब को लेटर लिखा कि मेरा गनर मुझसे हटा दिया जाए, क्योंकि मेरे पास तेल भरवा करके चलने का पैसा नहीं है। कि इतना लिट्टी चोखा अगर एक दिन में मैं खाऊंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, इसलिए मैं अपना गनर वापस कर दिया। तो उससे ये सीख भी मिला कि आडंबरीकृत राजनीति को जनता भी प्रमोट करने का प्रयास करती है। इससे परिवर्तन होना चाहिए। जनता को सोचना चाहिए कि आडंबर से विकास नहीं होता, है ना, बिल्कुल नहीं, नुकसान ही हो रहा है लोगों का। जैसे युवाओं, आप युवा नेता कहे जाते हैं, है ना जी। लेकिन अब युवाओं की श्रेणी से आप बाहर निकलिए। राहुल गांधी मत बनिए कि जो है हमेशा युवा ही बने रहेंगे। 50 साल के बाद जो है अब नेता बन जाइए। लेकिन फिलहाल युवा नेता, युवा आपके साथ चलते हैं। युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? कैसे उनको जोड़ेंगे? कैसे उनको जागरूक करना जरूरी, जोड़ना नहीं, जागरूक करना जरूरी है। तो कैसे उनको जागरूक करेंगे कि आडंबर युक्त राजनीति से दूर हटकर अपने देश, समाज और गांव के विकास के लिए जो है आगे बढ़ें? ये कैसे उनको आप संदेश देंगे? देखिए, मैं शुरू से ही, अभी आपने कहा कि अब युवा से आप बाहर निकलिए, तो 18 से 35 वर्ष तक व्यक्ति युवा होता ही। हाँ, युवा होता है। खैर शादी हो जाएगी तो फिर जो है युवा सब हट जाएगा। हमारा देश 65% युवाओं का देश है, बड़ी संख्या है युवा आबादी। उस युवा आबादी को जागरूक करना ये हर युवा की जिम्मेदारी है, और जो नेतृत्व करता है उसकी जिम्मेदारी है। इनको जागरूकता केवल शिक्षा से हो पाएगी। इनको अभी मैं हर गांव में युवाओं को जोड़ने का जैसे एक बूथ 10 यूथ, ये हमारा योजना मैं चालू कर दिया हूँ। इसी पर काम भी कर रहा हूँ। हर बूथ पर 10 यूथ, वो केवल पॉलिटिकली नहीं, सोशली उनको मजबूत करेंगे, और एजुकेशनल दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, जो बच्चा शिक्षा में अच्छा है, पढ़ने में, और वो पढ़ नहीं पा रहा है, इकोनॉमिकली कमजोर है, उसको प्रमोट करने के लिए हमारी टीम काम कर रही है। उसका एडमिशन कराना और उसको पढ़वाना। मुफ्त कोचिंग संस्थाएं 2-3 हमने चालू कराया है जिले में, और मुफ्त कोचिंग के माध्यम से भी जो बच्चे गरीब हैं वो पढ़ रहे हैं। अगर वो शिक्षित हो जाएंगे तो वो दल तंत्रवादी व्यवस्था से निकल करके व्यक्ति तंत्रवादी व्यवस्था में शामिल होंगे, और व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना करके व्यक्तित्व का निर्वाचन करेंगे। एक चीज और, युवाओं को नशा से दूर करने का, जो जैसे आज के समय पैशन चला है, ट्रेंड, धुआं उड़ाना, दिखाना, हाँ, उसमें मजा नहीं है उनको ये दिखाना है कि हमारा दोस्त जो करोड़पति परिवार का है, अगर वो सिगरेट पी रहा है तो एक बार तो हमें भी पी करके एक वीडियो बनाना चाहिए, रील, है ना। ये प्रवृत्ति युवाओं को बर्बाद कर रही, बिल्कुल। एक प्रवृत्ति और युवाओं को नकारात्मकता की ओर ले जा रही है, वो ये गाड़ियों के काफिला वाला। जैसे अभी बहुत से हमारे जनपद में मैंने देखा कि अगर फेयरवेल कार्यक्रम होता है, विदाई समारोह हम लोगों के समय में भी होता था, अब फेयरवेल होने लगा वो अंग्रेजी में। तो अब के बच्चे जब इंटर पास कर रहे हैं, हाई स्कूल पास कर रहे हैं, फेयरवेल हो रहा है, तो वो 4 व्हीलर और बाइकों की रैली लेकर के जा रहे हैं। यानी उनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं बढ़ रही है,
उनमें आडंबर की क्षमता बढ़ रही है। यही तो बर्बादी का कारण है, दिखावा कर रहे हैं कहीं ना कहीं। वो क्यों बना रहे हैं, क्यों वो लेके जा रहे हैं? रील, हमारा व्यू बढ़े। अब रियल से लोग रील की तरफ आते हैं और रील वाली जिंदगी खतरनाक होती है, समाप्त हो जाती है। बेरोजगारी की स्थिति जो हमारे देश में, हम जनपद की बात करें, बहुत सी कालीन कंपनियां हैं आपके यहाँ। हमारे यहाँ कालीन कंपनियों का कोई वो नहीं है, गिनती नहीं है कि कितनी कंपनियां हैं। आप एक गली में 20 कंपनी मिलेगी जहां सैकड़ों लोगों ने रोजगार प्राप्त किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो स्थानीय लोग नहीं हैं। मेरी काउंटिंग है, चूंकि मैं मजदूर संघ का भी प्रदेश में पदाधिकारी हूं, तो हमने इंस्पेक्शन किया। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला है, वो बाहरी लोग हैं, जैसे बिहार से, झारखंड से बड़े पैमाने पे लोग यहाँ हैं। एक समस्या ये भी है ना, देखिए बाहरी जो शब्द होता है, बाहरी, अब जैसे भदोही के लोग हैं, तमाम दूसरे शहरों में गए हैं, मुंबई में, कोलकाता में, सूरत में, जाके वहां पे अपनी प्रतिभा से काम कर रहे हैं। ये जो बाहर का व्यक्ति होता है, जब एक दूसरी जगह जाता है तो सिर्फ मेहनत करने आता है। वो मेहनत करने आता है कि हम कमाएं और अपने परिवार का पालन करें, लेकिन जो स्थानीय होता है वही व्यक्ति अपने घर पे वो काम नहीं करना चाहता। आप देखेंगे कि जो लोग यहाँ से गए हैं, चाहे किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, अगर आप मुंबई में जाइए, आप उनसे कहिए भैया ड्यूटी का टाइम हो गया, हमें निकलना है, लेकिन वहीं यहाँ पे अपना समय बर्बाद करें। तो स्थानीय तौर पे तो कोई काम करना नहीं चाहता। नहीं, हम इस बात से आपके इत्तेफाक नहीं रखते। क्यों? कारण ये है कि जो बाहरी वाली व्यवस्था है उससे हम खुद ग्रसित हैं। हमारा पूरा परिवार मुंबई रहता है, और कौन सा व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हम अपने बच्चे का पालन पोषण अपने सामने देखें? बिल्कुल। कौन सा व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हम अपने परिवार के बीच में शाम, सुबह, दोपहर रहें? हर व्यक्ति चाहेगा। खैर, हमारा सब्जेक्ट बदल जाए, आज हम बाहरी और इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम भदोही की बात कर रहे हैं। जैसे आप युवाओं की बात कर रहे थे, ये एक यूथ, 10 यूथ एक बूथ, हाँ, है ना? इसमें एक हम सलाह और भी देंगे आपको कि जो यूथ आप जोड़ रहे हैं प्रत्येक बूथ पे, उनको एक जिम्मेदारी और दीजिए। पूरे गांव का डाटा रखिए, उस बूथ का डाटा रखिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन रोजगार कर रहा है, कौन घर पे बैठा है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार तमाम योजनाएं लाती है। जो ग्राम प्रधान चुनाव से पहले बाइक से चलता है, वो साल भर बीतते बीतते जो है स्कॉर्पियो उसके घर पे आ जाती। कैसे आती है? इतनी तो उसका मानदेय है नहीं। कारण यह है कि जो विकास कार्य होते हैं वो मानक के अनुरूप होते नहीं है ना जी। जो ये युवाओं की टीम बना रहे हैं, ये कार्य योजना देखें कि हमारे गांव में जो कार्य पारित हुआ है विकास करने के लिए, नाली बन रही है, खड़ंजा बन रहा है, सुक्ता बन रहा है, कितना बना और किस मानक पे बना है ना, उसका आप डाटा लीजिए सबसे जी। और उसके अगर सही रूप से नहीं काम हुआ है तो आप उस पर भी आवाज उठाए। ऐसे भी आप सरकारी योजनाओं को सही रूप से क्रियान्वयन करा के भी आप विकास कर सकते हैं, और उसमें जो है किसी पद की जरूरत नहीं है। जागरूक नागरिक होना जरूरी है, जागरूकता जरूरी है जी। उसमें भी काम प्रारंभ हमने उस दौरान भी हमने किया था। कई गांव में हमने कार्यवाही भी कराने के लिए हमने लेटर भी लिखा था, और कुछ के खिलाफ कार्यवाही भी हुई थी कि योजनाओं का ठीक तरीके से संचालन क्यों नहीं हो रहा है। एक विषय हमने इसमें और जोड़ा है भैया, कि जैसे बहुत सी अधिक मात्रा में आबादी निचले तबके के लोगों की है हमारे जिले में, और उन सभी को वो जैसे अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, और बाल मजदूरी आप देख ही रहे हैं, और वो उनकी मजबूरी बन चुकी है। हम 5 किलो राशन मुफ्त में दे रहे हैं, लेकिन 5 किलो से परिवार नहीं चल रहा है। ये तो हमारा एक सहायता राशि हुआ कि हमने दिया। बिल्कुल, हाँ। केवल गेहूं और गेहूं चावल से पेट नहीं भरेगा, सब्जी चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, तमाम चीजें और भी जरूरतें हैं। उसके लिए मेहनत जरूरी है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत आवास भी लोगों को मिल गया है, लेकिन बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ आवास तो बना है लेकिन छत नहीं है। और बहुत से ऐसे गांव है जहां आवास कंप्लीट है, दरवाजा नहीं लगा, खिड़की नहीं लगा, मतलब समझिए ना, बहुत सी दुर्व्यवस्थाएं हैं जहां मानक, आपने बात किया कि मानक विहीन। तो उन्हीं 10 युवाओं के माध्यम से उस गांव की पूरी लेखा जोखा तैयार करने के बाद किसी भी प्रकार का घोटाला, किसी भी प्रकार का अव्यवस्था स्थापित होना, और किसी भी, हम एक और टीम ये जारी करना है, एक बूथ 10 यूथ के साथ, उसमें मैं कोर कमेटी बनाऊंगा, 20 लोगों की कोर कमेटी,
जो वेल एजुकेटेड होंगे। वेल एजुकेशन के साथ जैसे मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशनल माने शैक्षणिक फैसिलिटीज और तमाम प्रकार की मूलभूत आवश्यकताएं, उनका तुरंत जैसे 112 पहुंचता है, उसी प्रकार से एक हेल्पलाइन नंबर भी हम जारी करेंगे। जल्दी लोकसभा चुनाव तक हम जारी कर देंगे, हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे और हमारा यूथ आधी रात को भी तैयार रहेगा। वो 20 लोगों की कोर कमेटी हम तैयार कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम पूरे प्रदेश की बात नहीं करेंगे। अगर एक जनपद हम सुसज्जित कर लिए तो कहीं ना कहीं हम भारत को सुसज्जित कर लिए। हाँ बिल्कुल, उसका संदेश आगे जाएगा ना कोई उससे प्रभावित होगा जी, आगे वो भी सोचेगा जो है। हमारा विजन भैया विधायक बनना, सांसद बनना नहीं है। हमने बहुत पहले ही कहा था, आप इस पे प्रश्न भी करेंगे कि चुनाव तब क्यों लड़े तुम, तो वो भी जवाब मैं दूंगा। मेरा विजन, मैं बात ही नहीं करूंगा ना आज चुनाव की बात नहीं करूंगा। हमारा विजन भैया रहा है कि एक सुसज्जित समाज और शिक्षित समाज स्थापित करके कम से कम लोग अपने अधिकार के लिए जागरूक रहें। बिल्कुल, जो आज तहसील दिवस और थाने दिवस पे लाइन लगती है वो लाइन न लगे, क्योंकि मैं भी लगा करके देखा हूँ। हम लाइन में खड़े रहे, हम मोहर लगवाने के लिए और एप्लीकेशन देने गए तो सुना नहीं गया, उस दौरान की बात बता रहा हूँ। तो वो सब मेरी मन में व्यथा रही है, जिसको लेकर के मैं राजनीति में कदम रखा हूँ। तो वो प्रयास ये हो कि हम खुद में पुलिसिंग लाएं, हम पुलिस के पीछे न भागें। जैसे आज हमारा आपका भरोसा होता है कि अगर हम आपसे विवाद करते हैं तो 112 नंबर डायल करें क्या, है ना? ये भरोसा हम अपने हेल्पलाइन नंबर के लिए जारी करेंगे कि हमारा यूथ 24 आवर्स आपके साथ खड़ा होगा और आपके एक ही व्यवस्था के लिए नहीं, समस्त व्यवस्थाओं के लिए। हम इकोनॉमिकली आपको मजबूत नहीं करेंगे, लेकिन बौद्धिक रूप से आपको मजबूत जरूर करेंगे, आपको जागरूक जरूर करेंगे, जिससे आप आगे गलत कुछ न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आमतौर पे देखा जाता है कि जब भी कोई युवा राजनीति में आता है तो उसके खिलाफ कुछ दुष्प्रचार किए जाते हैं, तमाम तरीके की बातें की जाती है, लेकिन देखना है चाहिए कि उसका विजन क्या है, वो राजनीति में आया क्यों है। जैसे डीएम सिंह गहरवार बचपन से ही नेतृत्व करने की क्षमता थी, चाहे स्कूल में रहे या कॉलेज में रहे, जहां भी जो गलत होता था वो आवाज जो है उठाते रहे। आज राजनीति में है, निश्चित तौर पे चुनाव भी मैं तो चाहूंगा चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी पद पे नहीं पहुंचेंगे तब तक उतने अधिकार के साथ आप समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है वो भी जरूरी है। लेकिन जो इनका नारा है कि मेरा यूथ सबसे मजबूत, तो यूथ को मजबूत होना चाहिए, और जब तक यूथ मजबूत नहीं होगा तब तक न किसी देश का विकास हो सकता है, न समाज का विकास होता है, न गांव का विकास होता है। यूथ को भौकालवादी, जो दिखावावादी जो परंपरा है, जो उसमें जुड़ते जा रहे हैं, उससे भी दूर होकर जो है समाज के बारे में सोचना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि हम तो बाहर जाके भौकाल दिखा रहे हैं, लेकिन उसका असर हमारे परिवार पे, पारिवारिक पृष्ठभूमि पे क्या जो है पड़ रहा है। आज बस इतना ही करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम डीएम सिंह गहरवार से कहेंगे कि 1 मिनट के अंदर अगर युवाओं के लिए आपको कुछ शब्द बोलना है तो आप क्या बोलेंगे? मैं जनपद के समस्त युवा बंधुओं से यही आग्रह करना चाहूँगा कि युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। अपने शक्ति का सदुपयोग करिए, अपनी एकता को प्रदर्शित करिए और जाति धर्म से हट करके एक सुखद और सुसज्जित समाज की स्थापना करने के लिए आपको जागरूकता के साथ आगे आना पड़ेगा। चूंकि व्यक्ति परिवार के लिए जो व्यक्ति जीता है वो पशु के समान होता है, जो समाज के लिए जीता है वही मनुष्य होता है, वही सामाजिक प्राणी होता है। तो आप यदि सामाजिक प्राणी हैं तो आप अपनी मजबूती सिद्ध करते हुए जनपद के विकास के लिए आगे आइए और खुद की योग्यता को सिद्ध करके ये बताइए कि हम भौकाली युवा नहीं हैं, हम काम करने वाले हैं, हम रियल हैं, रील वाले नहीं हैं। धन्यवाद।